सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी को तथा नए वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से। दोस्तों देखिए 81 क्वेश्चन नंबर 81 है 500 किग्रा की एक क्रेन 36 किमी प्रति घंटा के वेग से 50 मीटर त्रिज्या से मुड़ती है। अब केंद्र बल होगा। देखिए दोस्तों इसको कुछ सॉल्व किया है। 500 किग्रा की एक क्रेन है, यानी कि उसका जो द्रव्यमान है 500 किलोग्राम है, और भी जो है उसका 36 किमी प्रति घंटा है, km प्रति आवर, और वह 50 मीटर की त्रिज्या से मुड़ती है, यानी कि जो r है दोस्तों 50 मीटर है, और आपको अभिकेंद्र बल निकालना है। तो देखिए दोस्तों अभिकेंद्र बल निकालने के लिए फार्मूला होता है अभिकेंद्र बल F = mv²/r। ये फार्मूला होता है, आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों देखिए जो v है, वेग जो दिया है, इसका जो वेग दिया है क्रेन का 36 किमी प्रति घंटा, दोस्तों उसको आप पहले देखिए यहाँ पे बदला गया है मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए दोस्तों 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि यदि किमी प्रति घंटा है उसको मीटर प्रति सेकंड में बदला जाता है तो 5/18 का मल्टीप्लाई किया जाता है, और यदि यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड रहता उसको यदि किमी प्रति घंटा में बदलना रहता तो 18/5 का मल्टीप्लाई किया जाता है दोस्तों। उसके बाद देखिए अभिकेंद्र बल का फार्मूला है आपका, इस फार्मूले पर मान रख के सॉल्व कर दिया गया है और आंसर 1000 न्यूटन आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत बल्ब को 60 अंश पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच रखा गया है। इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? देखिए दोस्तों प्रतिबिंब के लिए, प्रतिबिंबों की संख्या के लिए फार्मूला होता है 360 अंश अपान थीटा -1। इस फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। तो इसमें दोस्तों दिया है क्वेश्चन में, देखिए एक विद्युत बल्ब को 60 अंश पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच रखा गया है, यानी जो थीटा है यहाँ पे देखिए 60 अंश रखा जाएगा। उसके बाद सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वही प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आंसर आया 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर आपको ये फार्मूला जरूर याद करना पड़ेगा। प्रतिबिंबों की संख्या के लिए फार्मूला होता है 360 अंश अपान थीटा -1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक n प्रकार का अर्धचालक है। देखिए आंसर दिया दोस्तों, n प्रकार के अर्धचालक उदासीन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। आपको ध्यान देना पड़ेगा इसको कि n प्रकार का अर्धचालक जो होता है उदासीन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोग्राम भार तुल्य है। 1 किलोग्राम किसके तुल्य है? इसमें जो ऑप्शन दिया है दोस्तों देखिए, एक तो दिया है 4.8 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 9.8 न्यूटन, 4.2 न्यूटन, और 981 डाइन 981 डाइन। देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या है। देखिए दिया है दोस्तों m किलोग्राम भार का फार्मूला आप दोस्तों आप पढ़े होंगे W = mg होता है। तो m तो दोस्तों 1 किलोग्राम था। देखिए दोस्तों जो आपका m 1 किलोग्राम भार का वो निकालना है, आपको बताना है 1 किलोग्राम इसमें से किसके बराबर है। जो ऑप्शन दिया है दोस्तों, तो 1 किलोग्राम को ही बदलना है। तो देखिए यहाँ पे 1 किलोग्राम में पहले दोस्तों देखिए W = होता है फार्मूला mg। अब देखिए अतः 1 किग्रा भार = 1 गुणित 9.8 जो है दोस्तों g का मान होता है। तो प्राप्त हुआ आपका 9.8 न्यूटन, यही W का मान हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीजल इंजन की क्षमता कितनी होती है? देखिए दोस्तों डीजल इंजन की क्षमता 40% होती है। आपको याद करना पड़ेगा इसको। फिर से दोस्तों ध्यान दीजिए, डीजल इंजन की क्षमता यानी शक्ति दोस्तों, और दक्षता 40% होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम है? देखिए आंसर दिया है दोस्तों, दी हुई तरंगों में रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे कम है। यानी कि दोस्तों जो आपका 6 तरंग है, गामा तरंग है, रेडियो तरंग है, ध्वनि तरंग है, इसमें सबसे कम रेडियो तरंग की आवृत्ति होती है दोस्तों।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। दोस्तों आप इस प्रकार के क्वेश्चन क्लास 10 और 12 में पढ़े होंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है आंसर में, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष को लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि दूर दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा उत्तल लेंस, तो आपको उसी पर टिक लगाना होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है, तो अवतल लेंस प्रयोग होता है। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता। किस चीज़ पे निर्भर नहीं करता दोस्तों? देखिए आंसर में दिया है ऑप्शन नंबर डी, पिंडों के द्रव्यमानों के योग पर। क्यों नहीं करता है उसको थोड़ा सा देखिए। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से F इज इक्वल होता है दोस्तों G m1m2/r²। तो दोस्तों जो F है इज प्रोपोर्शनल टू m1 और m2 के होगा इस फार्मूले के हिसाब से, और F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा। अतः पिंडों के द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तृतीय वर्ग का उत्तोलक नहीं है। देखिए आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, कूड़ा ढोने की गाड़ी। कूड़ा ढोने की गाड़ी जो होता है दोस्तों तृतीय वर्ग का उत्तोलक नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंज का नियम किसके संरक्षण से संबंधित है? आप क्लास 12 में पढ़े होंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका देखिए आंसर दिया है ऊर्जा। लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बार बार साइंस के किताब में, साइंस में पढ़े होंगे आप क्लास 10 और 12 में, कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे आंसर दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी प्रकाश का। बैंगनी प्रकाश का अपवर्तनांक अधिक क्यों होता है दोस्तों? देखिए आगे नीचे लिखा गया है आंसर में, चूँकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है अतः इसके लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक है। दोस्तों जो बैंगनी रंग का होता है तरंगदैर्घ्य वो सबसे कम होता है, इसलिए इसकी अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है, और जो लाल रंग होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और इसलिए उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो क्वेश्चन घुमाकर पूछ सकता है दोस्तों कि सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, तो लाल रंग का होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज तार बना होता है। अगला क्वेश्चन है फ्यूज तार बना होता है। देखिए आंसर में दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सीसा टिन की मिश्र धातु का। फ्यूज तार सीसा टिन की मिश्र धातु का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दो पिंडों का द्रव में पूर्णतया डूबे होने पर समान भार है, तब ऐसे में, देखिए ऐसे में आपको ऑप्शन दिया है दोस्तों, उसके घनत्व तो समान होंगे, उनके आयतन समान होंगे, उनके द्रव्यमान समान होंगे, या इनमें से कोई नहीं। देखिए आंसर दिया है दोनों पिंडों के द्रव में डूबे होने पर यदि आयतन व घनत्व समान होगा तभी द्रव में उनके भार बराबर हो सकते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ इसके कहने का मतलब आंसर में लिखा गया है दोनों पिंडों के द्रव में डूबे होने पर यदि आयतन व घनत्व समान होगा तभी द्रव में उनके भार बराबर हो सकते हैं दोस्तों। क्योंकि जब किसी भी चीज़ का आयतन व घनत्व जब दो चीज़ों का समान होगा तभी वो उनका भार जो है बराबर हो सकता है, और यहाँ पर भार जो है आपको क्वेश्चन में बराबर दिया गया है, डूबे होने पर समान भार हैं, तब ऐसे में पूछा है दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है दोनों पिंडों के द्रव में डूबे होने पर यदि आयतन व घनत्व समान होगा तभी द्रव में उनके भार बराबर हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक साधारण वायु दाबमापी को झुकाया जाता है तो पारे की लंबवत ऊंचाई, देखिए दोस्तों आंसर दिया गया है पारे की लंबवत ऊंचाई बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। देखिए लिखा गया है वायु दाबमापी को झुकाने पर पारे की लंबवत ऊंचाई बढ़ जाती है। इसको आपको याद करना पड़ेगा और ध्यान में समझना होगा दोस्तों, ध्यान में रखना होगा कि वायु दाबमापी को झुकाने पर पारे की लंबवत ऊंचाई बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह तापमान जिस पर ध्वनि का वेग 0 अंश सेल्सियस पर ध्वनि के वेग से 2 गुना होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा आपको हार्ड समझ में आएगा, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सॉल्व किया गया है। 0 अंश सेल्सियस पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 0 अंश सेल्सियस पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है। चूँकि 1 अंश सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि का वेग 0.6
मीटर प्रति सेकेंड से बढ़ जाता है। अतः 0.6 मीटर प्रति सेकेंड वेग बढ़ता है 1 अंश सेल्सियस ताप वृद्धि करने पर। यानी कि दोस्तों जब 1 अंश सेल्सियस ताप वृद्धि किया जाता है तो 0.6 मीटर प्रति सेकेंड वेग बढ़ जाता है ध्वनि का। तो इसलिए 332 मीटर प्रति सेकेंड वेग बढ़ेगा कब, जब 1/0.6 का मल्टीप्लाई करेंगे 332 में। तो आपका देखिए दोस्तों आंसर आ जाएगा यहाँ पर 553.33 अंश सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाथ में से 5 एम्पीयर धारा प्रयोग करने पर 36,000 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में समय लगेगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ आई 5 एम्पीयर, आपका आई जो है क्वेश्चन में 5 एम्पीयर दिया है। उसके बाद दोस्तों क्यों, जिसको आवेश कहते हैं, कूलाम में इसको नापा जाता है 36,000 कूलाम, जो कि आप क्वेश्चन में पढ़े हैं अभी। और दोस्तों आप जानते हैं Q इज इक्वल टू IT होता है, इसलिए 36,000 इज इक्वल टू 5। और दोस्तों यहाँ पे जो है T, आपको पहले T निकालना है, समय निकालना है। समय पूछा है दोस्तों क्वेश्चन में। क्वेश्चन आप फिर से एक बार पढ़ सकते हैं। एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाथ में से 5 एम्पीयर धारा प्रयोग करने पर 3600 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में समय लगेगा। यानी कि आपको दोस्तों समय बताना है। देखिए यहाँ पे समय लगेगा पूछा है, तो आगे देखिए दोस्तों, अब आपको समय निकालना है। तो 36,000 इज इक्वल टू 5 गुणित T, या अब दोस्तों पक्षांतर करके T का मान निकाल लिया गया है। देखिए T इज इक्वल टू 7200 सेकेंड आया। फिर दोस्तों उसके बराबर उसको घंटे में बदल दिया गया है, तो 7200 में 60 गुणित 60 से भाग कर दिया गया है और वो घंटा बदल गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.64 कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ऐसा भी क्वेश्चन, इस प्रकार का न्यूमेरिकल दोस्तों क्लास 12 या क्लास 10 में आप पढ़े होंगे। देखिए ये फार्मूला पढ़े होंगे, Q इज इक्वल टू यानी इंटू E। तो दोस्तों ये जो Q है इसको आवेश बोला जाता है, और N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, और जो E है दोस्तों उसको इलेक्ट्रॉन का आवेश कहते हैं। तो देखिए अब N का मान आपको निकालना है दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा गया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो N का मान आपको निकालना है। तो N का मान निकालने के लिए N इज इक्वल टू हो जाए कि Q/E, और Q आपको दिया है दोस्तों 0.64। उसके बाद E का मान होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा, ये E का मान 1.6 गुणित 10⁻⁻19 गुलाम होता है। फिर उसके बाद दोस्तों इसको सॉल्व कर दिया गया और N का मान आपका निकल आया 4 × 10⁻18। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधातुओं में द्रव है। देखिए दोस्तों इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर A, केवल ब्रोमीन। आंसर पढ़ लेते हैं दोस्तों। केवल ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। दोस्तों आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ब्रोमीन ही एक ऐसी अधातु है जिसको द्रव अवस्था में पाया जाता है, अन्यथा कोई ऐसा अधातु नहीं है दोस्तों जिसको द्रव अवस्था में पाया जाता हो। इसलिए अधातुओं में द्रव है तो वो है ब्रोमीन, केवल ब्रोमीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक चुंबक को कुंडली की ओर लाया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता। देखिए इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर B, चुंबक के वेग पर। चलिए पढ़ लेते हैं दोस्तों। पहले क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जब एक चुंबक को कुंडली की ओर लाया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों? चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए आंसर में दिया है, जब एक चुंबक को कुंडली की ओर लाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर चुंबक की चाल पर निर्भर नहीं करती। जब दोस्तों चुंबक को कुंडली को लाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की जो दर होती है वो चुंबक की चाल पर निर्भर नहीं करती, अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबक के वेग पर निर्भर नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अब वीडियो समाप्ति होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो विभवांतर VA - VB का मान होगा। दोस्तों ये आपका चित्र है, इसमें से आपको VA - VB यानी कि बिंदु A और B के सिरे का विभवांतर ज्ञात करना है।
देखिए दोस्तों, आपको दिया है ए है, ए बी है, एस सी है और ए डी है, और इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब दोस्तों आपको ए और बी के बीच का विभवांतर निकालना है। तो पहले तो आपको जो दिया है दोस्तों, देखिए आंसर में सॉल्व किया गया है। डी ए सी और डी ई ए बी में धारा इज इक्वल टू आई ए, यानी कि दोस्तों आई और ए जो ए है, ए का मतलब एम्पियर, आई एम्पियर। तो डी ए सी, पहले देखिए डी ए सी आपका ए वाला है और डी ए बी आपका दोस्तों डी ए बी ए वाला है। इसमें धारा जो है आई एम्पियर है। और दोस्तों नीचे देखिए, इसलिए वी डी माइनस वी ए इज इक्वल टू 2, जो दोस्तों है ए डी बिंदु है और ए बिंदु है। यहाँ से इस डी बिंदु से इस ए सिरे तक के बीच का विभवांतर दोस्तों 2 एम्पियर है, 2 है, विभवांतर 2 है, एम्पियर में नहीं होता दोस्तों। और देखिए, और जो वी डी माइनस वी बी इज इक्वल टू 3 दिया है, यानी कि दोस्तों इस डी से इस बी तक के सिरे का जो विभवांतर है वो 3 है। उसके बाद दोस्तों, इसलिए वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू +1। दोस्तों यहाँ देखिए, वी डी माइनस वी ए इज इक्वल टू 2, वी डी माइनस वी बी इज इक्वल टू 3, इसलिए वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू +1 वोल्ट होगा। क्योंकि दोस्तों जब वी डी माइनस वी ए इज इक्वल टू 2 दिया है, वी डी माइनस वी बी इज इक्वल टू 3 दिया है, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू होता है, हो जाएगा 3 - 2, तो आपका 1 वोल्ट आएगा, जो कि आंसर दिया गया है। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिएगा, तथा चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर दीजिएगा। धन्यवाद।